नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ा रहा हूँ और इसके साथ मेरी सोशियोलॉजी की भी ऑनलाइन क्लास चलती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले मैं यूजीसी नेट का जो भी क्वेश्चन आंसर का जो भी सीरीज़ था, कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड और इसके साथ ही साथ मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस बहुत सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाले हैं, उसे आप जाके देख सकते हैं अगर अब तक नहीं देखा है। ठीक है, तो मैं आपको इसके साथ ही मैं एक इन्फॉर्मेशन और भी बताना चाहूँगा कि जो भी मेरी हमारी ऑनलाइन क्लास सोशियोलॉजी में है वो मॉर्निंग में गूगल मीट पे सुबह चल रही है। और उससे संबंधित कोई भी अगर क्वेरीज़ हो आपको तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9807781640, जिसके पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित और यूजीसी नेट के संबंधित कोई भी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि कल मैंने आपको कम्युनिकेशंस के कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए थे। तो आज आपको मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पेपर लेके आया हूँ और उससे संबंधित जो भी डिस्क्रिप्शंस होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो हम देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। और इसके साथ जो भी इसमें चीज़ें हैं आप उसे कॉपी पेन लेके और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उससे नोट भी करते रहें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक सेकेंड। ओके, तो पहला क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड का। शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। यानी जो शिक्षण को इफेक्टिव बनाते हैं, राइट, जो शिक्षण को इफेक्टिव बनाएंगे उन कारकों को आपको क्या करना है, इन शेड्यूल में से आपको क्या करना है, चुनाव करना होगा और उस चुनाव के आधार पर आपको कोड में से आंसर क्लिक करना होगा। ये क्वेश्चन है। तो पहला क्या है ऑप्शन, पहला ऑप्शन है अध्यापक को विषय का ज्ञान होना चाहिए। यानी जिस विषय को अध्यापक पढ़ाने जा रहा है उससे संबंधित उसका ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। देखिए, एक सामाजिक तो संदर्भ में थोड़ा बहुत तो बन जाता है, लेकिन आर्थिक पूर्णतया इस लाइन को क्या करता है, गलत कर देता है। तो पृष्ठभूमि से कोई मतलब नहीं है पढ़ाने लिखाने से। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा, अध्यापक की संप्रेषण कौशल। यानी जो उसकी कम्युनिकेशन जो स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए। यानी ये निर्धारित करेगी शिक्षण की प्रभावकारिता को। ओके, फोर्थ ऑप्शन, विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता। ठीक, आगे चलते हैं। विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क, पर्सनली। ठीक है, कक्षा संव्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता। यानी कक्षा संव्यवहार के संचालन में, यानी कक्षा का जो व्यवहार है, किस प्रकार से एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए क्लास का, इसका संचालन करने की एबिलिटी और साथ में अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता, ये मायने रखती है प्रभावकारिता में। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम एलिमिनेशन करके जो बिल्कुल गलत है उसको हम पहले निकाल लेते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बी वाला बिल्कुल गलत है। तीसरा, पर्सनल कांटेक्ट। ठीक है, आप ये सोचिए कि अगर पर्टिकुलर किसी एक एक स्टूडेंट से अगर वो मिलने का प्रयास करेगा, वो भी कांटेक्ट शिक्षण से संबंधित ना हो या किसी प्रकार का कांटेक्ट हो, तो ये क्या होगा, सिर्फ कांटेक्ट ही करता रहेगा और पढ़ाना लिखाना तो दूर की बात है। ठीक है, तो ये बी और ई, इसके आधार पर अगर आप ऑप्शन में देखते हैं तो बी और ई के आधार पर आप देख लीजिए बी और ई किस में है। बी देखिए इसमें है, इन दोनों में है, और ई किस में है, ई देखिए इन दोनों में से किसी में नहीं है। तो आपका ये ऑप्शन यानी वन और थर्ड ये गलत हो जाता है। और आपका जो अब आपको किस में से ढूंढना है आंसर, दूसरा और चौथा। अब देखिए, आप पहले सही वाला इसमें चुनिए। देखिए, पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यापक को विषय का ज्ञान होना और अध्यापक का संप्रेषण कौशल। देखिए, अगर इम्पॉर्टेंस को देखते हैं और तुलनात्मक रूप में ये देखते हैं कि इन दोनों में से फैक्टर्स में से कौन सा बहुत इम्पॉर्टेंट है जो इफेक्टिव टीचिंग बनाने में, तो आपको मैं कहूँगा कि दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। अब समान रूप से क्यों महत्वपूर्ण है, आप ये जानते हो कि अगर विषय का जो भी विषय पढ़ाने जा रहा है, जैसे सपोज दैट मैं सोशियोलॉजी या जो भी नेट का पेपर में पढ़ा रहा हूँ,
नेट का पेपर अगर मैं इसके बारे में जानकारी नहीं एकत्रित किया रहूँगा तो मैं आपको क्या बताऊँगा, या इसके बारे में अगर मैं स्टडी नहीं किए रहूँगा तो मैं क्या बताऊँगा आपको। दूसरा, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, मैंने स्टडी तो कर लिया, लेकिन आपको मैं किस तरीके से समझा रहा हूँ या आपको किस तरीके से समझ में आता है उस भाषा में मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, ये क्या करता है, शिक्षण की प्रभावकारिता को क्या करता है, इफेक्टिव करता है। आप कहते हो कि कई लोगों ने जैसे मैं बता रहा हूँ, आप मेरे संदर्भ में कभी कई लोग कमेंट करते हैं कि सर के पढ़ाने का जो ढंग है, तरीका है, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो वो अच्छा है, और उसके साथ अगर मैं विषय का ज्ञान भी अच्छे से किए रहूँगा तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों शिक्षण को क्या करेगा, इफेक्टिव बनाएगा। ठीक है, और तब आपको बेहतर तरीके से अच्छा लगेगा, चाहे वो नॉलेज के बेसिस पे हो, चाहे वो समझने के बेसिस पे हो, दोनों संदर्भ में। तो ए और सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। तो ए और सी देख लीजिए इन दोनों ऑप्शन में से कहाँ है। देखिए ए तो इसमें नहीं है, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। ए और सी देखो इसमें है, तो एफ अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी एफ यानी फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। इससे संबंधित कुछ मैं आपको और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, जैसा कि आप लिख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। सैयदन, केजी सैयदन का एक स्टेटमेंट है इसके संबंध में, शिक्षण की प्रभावकारिता यानी इफेक्टिव टीचिंग के संबंध में एक स्टेटमेंट है सैयदन का। सैयदन का क्या कहना है, यदि शिक्षक ज्ञान की दृष्टि से हीन है, मतलब उसमें कमी है ज्ञान की, और खोखला है, तो वह अपने बालकों के मस्तिष्क को प्रखर नहीं बना सकता। ये किसका पॉइंट है, सैयदन यानी के जी सैयदन का ये स्टेटमेंट है। ओके, लिख लीजिएगा इसे। अब इसके संबंध में कुछ और भी इम्पॉर्टेंट हम आपको बता देना चाहूँगा कि सफल शिक्षण का मुख्य आधार ये भी है कि कक्षा का नियंत्रण, यानी सफल जो कक्षा शिक्षण का मुख्य आधार है वो है कक्षा नियंत्रण। अगर ये ध्यान रख लीजिए, अगर स्टूडेंट पर नियंत्रण नहीं रहेगा, मतलब कि शिक्षक का स्टूडेंट पर नियंत्रण, मतलब कि वो उसको बोलने ही ना दे, मतलब एक सत्तावादी तरीके से, ये नियंत्रण नहीं, मतलब उसके कार्य व्यवहारों पर, कक्षा के एटमॉस्फेयर पर, कक्षा का शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में उसका अगर नियंत्रण नहीं रहेगा तब भी इफेक्टिव क्लास या टीचिंग नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक अच्छे शिक्षक की, उसके साथ साथ अच्छे शिक्षक की भाषा क्या होनी चाहिए, सरल होना चाहिए। क्लिष्ट भाषा, बड़ी बड़ी भाषा बोल दे, बच्चों को अच्छा भी लगेगा सुनने में, लेकिन अगर समझ ना आए तो उससे मतलब कोई नहीं है। ठीक है, तो सरल होनी चाहिए लैंग्वेज उसकी, साथ ही स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, शब्द बोल दिया और क्लियर नहीं हुआ तो ये भी सही नहीं, और उसके साथ साथ स्वाभाविक होनी चाहिए। ठीक है, ये सब सारे गुणता हैं शिक्षक के, एक अच्छे शिक्षक के लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज उसकी क्या नहीं है, सरल, स्पष्ट और स्वाभाविक। मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन के साथ डिस्क्रिप्शन अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों को, शिक्षक संबंधी यानी टूल्स जो भी हैं इसके, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार क्या है। ठीक है, औचित्यता के आधार क्या है, कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, विद्यार्थी के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, अधिगम कार्यों विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाना। देखिए ये चार ऑप्शन है आपके सामने। तो शिक्षण संबंधी सहायक उपकरण यानी जो टूल्स, जैसे आप प्रोजेक्टर हो गया यूज़ करते हो, ठीक है, प्रोजेक्टर यूज़ कर लिया, इसके साथ आप कैमरा यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इसके साथ साथ कुछ पिक्चर्स आप यूज़ कर रहे हो, जिसको पढ़ा रहे हो आप पढ़ाने के संबंध में पिक्चर्स भी यूज़ कर रहे हो। तो ये सब सारे क्या हैं, ये सब सारे उपकरण हैं, और इन उपकरणों के माध्यम से आप विषय वस्तु को आप क्या कर रहे हो, समझाने का प्रयास कर रहे हो। तो इसकी उपयोगिता क्या है शिक्षण, अगर हम इन सब सारी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं तो हम क्यों प्रयोग करते हैं, तो यही आपको बताना है इसमें से चारों ऑप्शन में से। पहली बात तो बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, देखिए ये आंसर सही है, गलत नहीं है, लेकिन हमको अप्रोप्रिएट आंसर बिल्कुल नज़दीक का आंसर बिल्कुल देखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ऑप्शन में से आपको मिलेगा। देखिए तो ध्यान आकर्षित तो होता ही लोगों का अट्रैक्ट होता है ध्यान, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अनुशासनहीनता कुछ समस्या को कम करना। अनुशासनहीनता सिर्फ इसी से कम हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, इसको हम गलत अभी नहीं कर रहे हैं। विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, मतलब ऑप्टिमम करना।
मतलब जो विद्यार्थियों की सीखने की जो प्रक्रिया है, या आप बोल सकते हो कि जो भी चीज़ें वो अस्थाईपन से, अस्थाई रूप से उनके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं और उसे एक कहेंगे कि मैक्सिमम फॉर्म में, उसे ऑप्टिमम फॉर्म में उसे बैठाने का प्रयास किया जाए। मतलब इसमें आप एक चीज़ और कह सकते हो कि शिक्षण सहायक सामग्री स्थायी रूप से सीखने और समझने में सहायक करता है। तो अस्थाईपन वो यानी स्तंभ करना, विद्यार्थियों के समझने की जो स्किल है, यह क्षमता है, उसको विषय विशेष से संबंधित अधिकतम करने का प्रयास करना। तो अधिकतम ये किसके माध्यम से होगा? इसी माध्यम से, यानी सहायक उपकरणों के योगदान से। ठीक है, तो आपका आंसर 1 के कंपैरिजन में तीसरा कुछ ज़्यादा ही इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 आंसर इज अ करेक्ट आंसर। और अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाना, तो लगाने का सिर्फ मुख्यतः यही हो रीज़न, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाया जा सकता है शिक्षण की प्रक्रिया में। ओके, तो ये चीज़ें, इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ये आपका तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, टिक कर लीजिए, थर्ड आंसर इस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे संबंधित कुछ मैं एक और भी चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसा कि मैकॉन और रॉबर्ट्स जी कहते हैं सहायक सामग्रियों के संबंध में एक स्टेटमेंट है, आप उसे लिख लीजिए। मैं नाम लिख दे रहा हूँ और फिर बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। मैकॉन व रॉबर्टसन, मैकॉन व रॉबर्टसन के अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार सहायक सामग्री के संबंध में एक स्टेटमेंट है। कहते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा छात्रों की एक से अधिक इंद्रियों को प्रभावित करके पाठ्य वस्तु को सरल, रुचिकर तथा प्रभावशाली बनाते हैं। आप ये स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा मैकॉन और रॉबर्टसन की, कि ये कहते हैं कि जो शिक्षक सहायक सामग्री है वो अध्ययन वस्तु को, ध्यान दीजिएगा, जो कंटेंट है अध्ययन वस्तु को क्या करती है? सरल करती है, रुचिकर बनाती है और प्रभावशाली बनाती है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किसके अनुसार? मैकॉन और रॉबर्टसन के अनुसार। आपने लिख लिया होगा, मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, ये मूल्यांकन से संबंधित है। आपको मैं पहले पूरे सारे मूल्यांकन के संबंध में अच्छे से बता देता हूँ, फिर आप कोड करके इसमें मिलाइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला सेट है, एक साइड में, दूसरा साइड इधर है, मूल्यांकन की इधर प्रकार है, और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, ये चीज़ें इसके साइड में, दूसरी साइड में दिया गया है। तो पहला मूल्यांकन है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और सम्मेटिव इवैल्यूएशन। तीसरा है सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। और लास्ट है फोर्थ, मानक और निकष संदर्भित परीक्षण या नॉर्म्स एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेक्स्ट। ठीक है, तो हम पहले एक एक करके समझते हैं। देखिए, अगर हम रचनात्मक मूल्यांकन को देखते हैं, देखिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट इसमें नहीं करेंगे, हम समझाने पे ध्यान देंगे। तो रचनात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन, इनको दोनों को आप क्या करिए, एक साथ समझने का प्रयास करिए। क्यों? क्योंकि अभी मैं बता दे रहा हूँ, कंपेयर करके ही समझने में आपको अच्छा लगेगा। एक्चुअली जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन कब होता है? शिक्षण प्रक्रिया के बाद, मतलब शिक्षण पूर्ण होने के बाद। शिक्षण जब पूर्ण हो जाता है, यानी शिक्षक को जो भी समझाना रहता है छात्र को, वो समझा लेता है अध्ययन वस्तु को, उसके बाद क्या करता है? छात्रों का मूल्यांकन करता है। आप टेस्ट होता है ना एग्ज़ाम, आप साल भर पढ़ते हो, साल के लास्ट में आपका एनुअल एग्ज़ाम हो जाता है, या आप वीकली पढ़ते हो, वीकली बाद आपका टेस्ट हो जाता है। ये क्या है? ये मूल्यांकन है कि आपने चीज़ों को कितना ग्रहण किया है। और उसी के आधार पर, मूल्यांकन के आधार पर सिर्फ छात्र का ही मूल्यांकन नहीं होता है, बल्कि टीचर का भी मूल्यांकन हो जाता है कि उसने कितना अच्छा पढ़ाया है, या कितना अच्छे से पढ़ाया जिससे वो अच्छे से समझ पाया चीज़ों को। ठीक है, ये चीज़ें तो मूल्यांकन में दोनों का मूल्यांकन हो जाता है, लेकिन मुख्यतः छात्र का। रचनात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन दो हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको सम्मेटिव समझाना चाहूँगा। सम कई लोगों ने पढ़ा होगा, जोड़ना होता है। सम क्या होता है? जोड़ना होता है। और फॉर्मेटिव होता है रचनात्मक।
तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको समझते हैं। समेटिव देखिए संकलनात्मक क्या होता है, संकलनात्मक यानी जोड़कर। अब यहाँ मूल्यांकन किया जा रहा है, यानी मूल्यांकन का है लास्ट में एक बार। मतलब जैसे आपका एनुअल एग्जाम नहीं होता है, एनुअल या हाफ ईयरली एग्जाम, तो हाफ ईयरली और एग्जाम क्या होता है, सिक्स मंथ बाद होता है, या ईयरली एग्जाम 12 मंथ पे। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका समेटिव इवैल्यूएशन का ही प्रकार है, यानी आपका टेस्ट बीच बीच में नहीं हो रहा है, बल्कि सम के फॉर्म में हो रहा है, एक बार बस हो रहा है। ठीक है, तो इसके आधार पर आप इसे अवलोकन कर लेंगे। तो इसके अंतर्गत इसका उदाहरण क्या है, एनुअल एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए अभी देखिएगा, इसमें ऑप्शन आपको मिलेगा संकलनात्मक में। पहला ऑप्शन है नियमितता के साथ संज्ञान, पहले हम समझ लेते हैं फिर आपको मैं ऑप्शन दिखाता हूँ। फिर दूसरा रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, इसी का जस्ट अपोजिट होता है, जो हमारे वीकली टेस्ट होते हैं, क्विज होते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ मंथली जो टेस्ट होते हैं, ये सब किसके प्रकार में आएंगे, ये सब रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। यानी रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक क्या करता है, छात्रों का जो मूल्यांकन करता है वो बीच बीच में करता है, बोल सकते हो वीकली करे, मंथली करे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, या रोज क्विज के फॉर्म में करे, इस तरीके से। मतलब पूरा दिन पढ़ाया, पूरे दिन क्लास चली, और लास्ट में मतलब छुट्टी होने के पहले उसने क्या किया, पूछ लिया आपसे, ठीक है, ये चीज़ें। तो रचनात्मक मूल्यांकन, तो ये हो गए शॉर्ट वाले और ये हो गए लॉन्ग वाले, मतलब काफ़ी दिनों बाद होता है। तो ये हो गए दोनों इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया। देखिए मैं ऐसे ही समझाऊंगा आपको, परिभाषा हर जगह तुमको आपको मिल जाएगी, परिभाषा नहीं आ रहा है, आप बस समझ जाओ चीज़ें। तीसरा है सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन एक प्रकार का निर्माणात्मक मूल्यांकन, यानी जो रचनात्मक फॉर्मेटिव जो है उसी प्रकार का है। इसमें क्या होता है कि पढ़ाया टेस्ट लिया, पढ़ाया टेस्ट लिया, और एक मानदंड के आधार पर यहाँ पे सतत यानी लगातार और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ओके, नेक्स्ट है मानक और निकष संदर्भित परीक्षण या नॉर्म्स एंड क्राइटेरियन। मानक यानी देखिए मानदंडात्मक, मानक से ऐसे ही पता चले, नॉर्म्स यानी मानदंड होते हैं, ठीक है। अभी देखिए आपको ऑप्शन में मिल भी जाएगा ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मानक यानी मानदंडात्मक। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं, आंसर इसमें चूज कर लेते हैं। नियमितता के साथ संज्ञानात्मक सह संज्ञानात्मक पहलुओं का क्या करना, मूल्यांकन करना। तो मूल्यांकन करना, तो मैंने आपको क्या बताया था, नियमितता क्या होती है, नियमितता यानी कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के साथ संज्ञानात्मक सह संज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करना। तो कंटिन्यूटी किस में है, देखिए कंटिन्यूटी से कंटिन्यूअस बना है, तो सी आंसर क्या हो जाएगा, सी का आंसर हो जाएगा पहला। ओके, नेक्स्ट हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। फिर उसके बाद किसी समूह और कुछ मानदंडों के आधार पर परीक्षण और उनकी व्याख्या करना। तो इसमें देखिए मानदंड अभी बताया था मैंने, मानक यानी मानदंड ही होते हैं, तो डी का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर। और फिर अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीकरण। अंतिम, अभी मैंने आपको लास्ट में कहाँ बताया था कि अंतिम जो परिणाम होंगे, मतलब अंतिम के आधार पर परिणाम निकालना, तो मैं आपको सम बताया था इसका रिलेशन, ठीक है। तो इसका क्या, बी का आंसर 3 हो जाएगा। और लास्ट आपका ए बचा, यानी 4 प्रश्नोत्तरी और चर्चाएं, यानी डिस्कशन, और जो कुछ क्विज होते हैं, प्रश्न किए जाते हैं, उत्तर देते हो आप डायरेक्टली, वो क्या हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन का हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4। देखिए इसमें चेक कर लीजिए, देखिए ए का 4 यहीं पर लास्ट है, यही आंसर आप क्लिक कर दीजिए, पहला आंसर इज द करेक्ट आंसर। मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा चीज़ें। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, प्रभावी, देखिए इफेक्टिव टीचिंग से ही हम लेके आए हैं, और आप ध्यान एकदम बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, और अभी जब तक जितना एग्जाम हुआ है अब तक सब में पूछा भी गया है इससे, ठीक है। तो इफेक्टिव टीचिंग से एक क्वेश्चन आप फिक्स कर लीजिए अपना। व्यवस्थाओं के अभिकल्पन में शिक्षार्थी की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक समझा जा सकता है, मतलब इसमें से कौन सा सहायक मतलब एक योगदान करेगा इफेक्टिव टीचिंग बनाने में, ठीक है, शिक्षार्थी के। तो पहला ऑप्शन है विषय के, शिक्षार्थी की यहाँ बात कर रहा है, लर्नर की बात कर रहा है, ठीक है, जो पढ़ा रहा है वो टीचर की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो पहला है लर्नर में क्या होना चाहिए, विषय के संबंध में अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव होने, अधिगमकर्ता वही है शिक्षार्थी, लर्नर्स, इंग्लिश टर्म देखिएगा जाके मिल जाएगा। विषय के संबंध में अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव, प्री एक्सपीरियंस, यानी जैसे मैं सपोज दैट टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड का इफेक्टिव टीचिंग वाला मैं आपको बता के रखा हूँ, और आप जब क्लास के टाइम पे आप पढ़ के आओ, तो ये चीज़ें।
अधिगमकर्ताओं के परिवार के मित्रों का अंतर्वैयक्तिक संबंध, परिवार के मित्रों, देख रहे हो ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि मित्र से आप रिलेशन बना के रखो और इससे आपका टीचिंग इफेक्टिव होगा, ये इससे क्या रिलेशन है। दूसरा आंसर। तीसरा, विषय के संबंध में अधिगमकर्ताओं की योग्यता, योग्यता विद्यार्थियों की भाषा पृष्ठभूमि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैंग्वेज, अब सपोज दैट मैं आपको इंग्लिश समझ नहीं आती और मैं इंग्लिश में आपको समझा रहा हूँ चीज़ें, तो ये क्या होगा, अब चाहे इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ लेकिन फिर भी आपको क्या करेगा, इफेक्टिव टीचिंग नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है निर्धारित ड्रेस कोड अपनाने में विद्यार्थियों की रुचि, मतलब ड्रेस कोड में आने के लिए, तो ये भी बहुत ही इफेक्टिव थोड़ी, इससे कोई मतलब नहीं है। विद्यार्थियों का अभिप्रेरणात्मक अभिमुखीकरण, ओरिएंटेशन, अभिप्रेरणात्मक मतलब विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करने वाला जो भी चीज़ें हैं और वो सीखने के लिए स्वयं प्रेरित हों, ठीक है, ये चीज़ें। तो पहली बात तो हम देख लेते हैं जो हमारा गलत था बिल्कुल वो, उसको हम देख लेते हैं। देखिए निर्धारित दृष्टि कोड, ये गलत हो गया, पांचवा आप गिने रहेगा। अब देखिए इसमें पांचवा जहाँ मिलेगा उसको क्रॉस कर देंगे। फिर अंतर्वैयक्तिक संबंध परिवारों के साथ, ये गलत हो गया। अब देख लेते हैं दूसरा और पांचवा, देखिए दूसरा और पांचवा कहीं दिखाई दे रहा है, देखो दूसरा इसमें दिखाई दे रहा है, ये कैंसिल हो गया पहला, और पांचवा देखो कहीं दिखाई दे रहा है, पांचवा देखिए इसमें दिखाई दे रहा है तीसरे वाले में, तो ये कैंसिल हो गया। और इसके बाद देखिए यहाँ तीसरे वाले में भी दिखाई, चौथे वाले में दिखाई दे रहा है, ये देखिए पांचवा, तो ये भी आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। आंसर क्या, एक बचा, आपका आंसर इज दूसरा आंसर इज द करेक्ट आंसर। मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा हो वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी नए सब्सक्राइब कर सके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। और यूजी से और सोशियोलॉजी की जो ऑनलाइन क्लास है गूगल मीट पे, उससे संबंधित जो भी जानकारी हो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और अवॉइड करिएगा थोड़ा कॉल करने को, मैसेज कर सकते हो, अगर ज़्यादा जरूरी है तो मैं कॉल करिए 9807781640। थैंक यू सो मच।